हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, हम आज बात कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना। मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा चुका हूं बच्चों इसे प्रीवियस वीडियो में। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और बल्ब पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना। इस लेक्चर में हम बच्चों बात कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ेंगे आप। ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नोट करिए मेरे साथ साथ। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे एंड एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक डिसोसिएशन थ्योरी। डिस्कवर किया किसने? फैराडे ने। और इसको आयोनिक डिसोसिएशन थ्योरी से एक्सप्लेन किया किसने? आर्हेनियस ने। ठीक है ना। द सब्सटेंस which is dissociated into water into ions on dissolving in water due to high value of dissociation constant, जहां पर k को बोला जाता है मेरे बच्चे dissociation constant, is called electrolyte and the process is called ionization. The solution is electrically neutral. नोट कर लीजिए आप इसे। It was discovered by Faraday and explained by Arrhenius on the basis of ionic dissociation theory. Explain किया किसने? फैराडे ने। इसको डिस्कवर किया किसने? It was discovered by Faraday. फैराडे ने डिस्कवर किया। और इसको एक्सप्लेन किया किसने? आर्हेनियस ने, on the basis of ionic dissociation theory. ionic dissociation theory से आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया। The substance which is dissociated into ions on dissolving in water due to high value of dissociation constant is called electrolyte. वे सब्सटेंस जिनको पानी में डिजोल्व करने पर वे अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएं, आयंस में टूट जाएं, उन सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं मेरे बच्चे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। द सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है बच्चों? फिर से समझो इस बात को। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय फैराडे एंड एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक डिसोसिएशन थ्योरी। द substance which is dissociated into ions on dissolving in water due to high value of dissociation constant is called electrolyte and the process is called ionization. इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं राजा बेटा? आयोनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है। द सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जैसे हम ये कहें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, और इसको हमने पानी में घोल दिया बच्चों। किसमें? पानी में कॉपर सल्फेट को डाल देने पर कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? इनटू आयंस। कॉपर आयन अलग और सल्फेट आयन अलग। तो जितना इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इट मींस दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यही लिखा है, द सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जिस सब्सटेंस को पानी में घोला है वो अपने आयंस में ब्रेक हुआ है। जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर आयन अलग और सल्फेट आयन अलग। डबली आयोनाइज्ड कॉपर आयन है और ये डबली आयोनाइज्ड सल्फेट आयन। सल्फेट आयन नेगेटिव है, कॉपर आयन पॉजिटिव है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इट मींस दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है ये बात? जैसे यहां पर देखिएगा, जिस वेसल में क्या बेटा इलेक्ट्रोलाइट पानी में घोला जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस
which dissociates into ions on dissolving in water due to high value of K. Due to high value of K, K कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को, उन सब्सटेंस को बोला जाता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। ये कोई वेसल लिया है हमने, जिस वेसल के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में घोला गया है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो गया। ठीक है ना। और इस सॉल्यूशन में हमने दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, जरा गौर से देखो। ये तो एनोड और ये है कैथोड। क्या मेरे बच्चे, एक तो एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। क्या बेटा, ठीक है ना। इफ द करंट इज पास्ड इनटू सॉल्यूशन देन आयंस विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही हम इसमें करंट पास करते हैं बैटरी के द्वारा, तो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। पॉजिटिव आयन मेरे बच्चे मूव करेंगे किधर, कैथोड की ओर। तो कैथोड पर जो आयन चलते हैं उनको बोलते हैं कैटायन। कैटायन है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। कैथोड की ओर कौन से आयन चलेंगे बच्चों, भाई कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव। तो कैथोड की ओर तो मूव करते हैं पॉजिटिव आयन। जो कैथोड की ओर चलते हैं उन्हें कैटायन कहते हैं, और कैथोड की ओर कौन से आयन चलेंगे, पॉजिटिव आयन। इसका मतलब कैटायन है पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन हैज नेगेटिव चार्ज। एनोड पर जो आयंस चलते हैं वो एनायन कहलाते हैं, और जो कैथोड पर आयन जो चलते हैं वो कैटायन कहते हैं। तो कैटायन पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। जब कैटायन पर चार्ज पॉजिटिव होगा तभी तो कैथोड की ओर चलेगा। पॉजिटिव आयन तो चलेंगे नेगेटिव प्लेट की ओर, और नेगेटिव आयन चलेंगे पॉजिटिव प्लेट की ओर। इस पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलते हैं, एनोड। तो एनोड की ओर जो आयन चलेंगे उन्हें बोलेंगे एनायन, और कैथोड की ओर जो आयन चलते हैं उन्हें बोलते हैं कैटायन। इसी वजह से कैटायन पर चार्ज पॉजिटिव होगा और एनायन पर चार्ज नेगेटिव होगा। फिर से सुनिएगा, इफ द करंट इज पास्ड then ion will move in opposite direction called electrolysis। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोल देने पर, इसमें दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, और जैसे ही हम इसमें करंट कंडक्ट कराते हैं तो तुरंत इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस फिनोमिना को बोला जाता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना। The current enters into the anode. करंट एंटर करती है किस पर, करंट एंटर करेगी किस पर, एनोड पर। करंट एंटर्स एट द एनोड एंड लीव फ्रॉम कैथोड। करंट एनोड पर तो एंटर करेगी और कैथोड से बाहर निकलेगी। द करंट एंटर्स इन द एनोड एंड लीव फ्रॉम कैथोड। द वेसल इज कॉल्ड वोल्टामीटर। इस वेसल को, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, इस बर्तन को, इस वेसल को बोला जाता है मेरे बच्चे वोल्टामीटर। द एनायन हैज नेगेटिव चार्ज एंड कैटायन हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा। एनायन पर चार्ज कैसा होगा, एनायन हैव नेगेटिव चार्ज एंड कैटायन हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। द एनायन डू नॉट, द आयंस, anion and cations means ions. Ions do not undergo the chemical reactions. The anode dissolve continuously and cathode, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, the anode dissolve continuously and pure element is deposited at the cathode. ठीक है ना। So the concentration of electrolyte does not change। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। फिर से एक बार मेरी बात को सुन लें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहा हूं। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय फैराडे एंड एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक डिसोसिएशन थ्योरी। द सब्सटेंस which is dissociated into ions on dissolving in water due to high value of K को बोलते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। वे सब्सटेंस, वे पदार्थ जिनको पानी में घोल देने पर अपने आयंस में टूट जाते हैं
उन सब्सटेंस को बोलते हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रोलाइट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, एंड द सब्सटेंस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि जिस इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलेंगे हम तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में ब्रेक होगा, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जितने पॉजिटिव आइंस होंगे उतने ही नेगेटिव आइंस होंगे। इट मींस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे यहां पर देखिएगा, जिस बर्तन के अंदर, जिस वेसल के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिजोल्व किया है, पानी में जैसे ही घुला तो वो इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में ब्रेक हो गया। और इसमें दो डाल दिए हैं हमने इलेक्ट्रोड, एक तो एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं बेटे कैथोड। ठीक है ना, एक तो एनोड और एक कैथोड। जैसे ही इसमें करंट कंडक्ट पास कराएंगे, करंट कंडक्ट कराएंगे, इफ द करंट इज पास थ्रू इट then these ions will move in opposite direction। पॉजिटिव आयन इधर गया, नेगेटिव आयन इधर गया, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है ना, इस फिनोमेना को बोलते हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रोलाइट। इफ करंट इज पास्ड then ions will move in opposite direction, this phenomenon is called electrolysis। the current enters at the anode, करंट एनोड पर तो एंटर करेगी and leave from cathode। current enters at the anode and leave from the cathode। the vessel is called, जिस वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इस वेसल को बोला जाता है क्या मेरे बच्चे, वोल्टामीटर। वेसल को बोलते हैं वोल्टामीटर। the anion have negative charge and cation have positive charge। जो एनोड पर चलते हैं उनको एनायन कहेंगे, एनायन हैव नेगेटिव चार्ज, और जो कैथोड पर चलते हैं उनको कैटायन कहते हैं, कैटायन हैव पॉजिटिव चार्ज। दीज आयंस डू नॉट अंडरगो द केमिकल रिएक्शंस। द आयंस डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शंस। ये जो आयंस होते हैं ये एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं होते। एनोड डिजोल्व कंटिन्यूअसली इन सॉल्यूशन एंड प्योर एलिमेंट इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द कैथोड। एनोड इस सॉल्यूशन में लगातार डिजोल्व होता है, घुलता है, और प्योर एलिमेंट कलेक्ट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है किस पर, कैथोड पर। यही बात मैंने बोली है, एनोड डिजोल्व कंटिन्यूअसली इन सॉल्यूशन एंड प्योर एलिमेंट इज डिपोजिटेड एट द कैथोड। ठीक है ना, बोलो। सो द सॉल्यूशन इज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट चेंज। मतलब कहने का ये है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डिजोल्व किया है उसके अंदर जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही नेगेटिव आयन हैं। एनोड कंटिन्यूअसली डिजोल्व होगा और प्योर एलिमेंट कैथोड पर एकत्रित होगा। तो प्योर एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव आयन मींस कैटायन जितने कैथोड पर इकट्ठे होंगे, कलेक्ट होंगे, उतने ही आयंस इस एनोड में से इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है आपने उसकी कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट चेंज नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं बात कर रहा हूं बच्चों फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम। फिर से समझ लो इस बात को। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज एक्सप्लेन, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट was discovered by Faraday and explained by Arrhenius on the basis of ionic dissociation theory. The substance which is dissociated into ions on dissolving in water due to high value of dissociation constant is called electrolyte. ठीक है ना? And this process is called ionization and the solution is electrically neutral. If the current is passed, इस solution में जैसे ही current हम पास करेंगे then ion will move in opposite direction। जैसे ही इसमें करंट पास करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं। इस फिनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन में करंट कंडक्ट कराएंगे
तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द करंट एंटर्स इनटू एनोड एंड लीव फ्रॉम कैथोड, ठीक है ना। एंड दिस वेसल, जिस वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इस बर्तन को, इस वेसल को वोल्टामीटर कहा जाता है, ठीक है ना। कैटायन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन हैव नेगेटिव चार्ज एंड दीज आयंस डू नॉट अंडरगोज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। एनोड डिसॉल्व कंटिन्यूअसली इन सॉल्यूशन एंड प्योर एलिमेंट डिपॉजिटेड एट द कैथोड, सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे फैराडे के नियम। फैराडे के दो नियम हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस के। इलेक्ट्रोलाइसिस के फैराडे के दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ देखिएगा, फर्स्ट लॉ फैराडे का, जरा ध्यान दें। ये वोल्टामीटर है, क्या है, ध्यान दीजिए यहां पर। ये कॉपर वोल्टामीटर मैंने बोल दिया है बच्चों, यहां लिख दिया है कॉपर वोल्टामीटर, और इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डिजॉल्व किया है पानी में। तो कॉपर आयन अलग, सल्फेट आयन अलग। ये एक एनोड प्योर एलिमेंट का है, ये एनोड बनाया हमने कॉपर का, ठीक है। और ये कैथोड, ठीक है मेरे बच्चे, किसी भी मेटल की हमने कैथोड बना लिया, ठीक है। और जैसे ही इस वोल्टामीटर में हम करंट कंडक्ट कराते हैं किसी बैटरी के द्वारा, जैसे ये कोई बैटरी है, इसका वोल्टेज V, ठीक है। बैटरी से जैसे ही हमने इस बैटरी का स्विच ऑन किया, तुरंत यहां से करंट कंडक्ट करने लगेगी, चार्ज कंडक्ट करेगा। और जैसे ही इस इलेक्ट्रोलाइट में हम चार्ज कंडक्ट कराएंगे, मींस करंट कंडक्ट जैसे ही इसके अंदर कराएंगे, करंट एंटर्स इनटू एनोड एंड लीव फ्रॉम कैथोड। जैसे ही करंट इसके अंदर चलेगी तो तुरंत सल्फेट आयन तो चलेंगे कहां पर, एनोड पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है सल्फेट आयन पर। और कॉपर आयन कहां पर इकट्ठे होंगे, इस कैथोड पर। और जितने कॉपर आयन यहां पर एकत्रित हो जाएंगे, यहां पर जमा होंगे, किस पर, इस कैथोड पर। कॉपर डिपॉजिट लिख रहा है ना मैंने, कॉपर आयन यहां पर, कॉपर यहां कलेक्ट होगा। तो जितना कॉपर यहां पर कलेक्ट होगा बच्चों, उतने ही जितने कॉपर आयन कैथोड पर एकत्रित होंगे, कलेक्ट होंगे, डिपॉजिटेड होंगे, ये कैथोड सॉरी ये एनोड डिसॉल्व कंटिन्यूअसली इन सॉल्यूशन एंड प्योर एलिमेंट, यहां पर प्योर एलिमेंट कौन सा, कॉपर, डिपॉजिटेड एट द कैथोड, सो द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। तो पहला, फैराडे का पहला नियम क्या है सुनिएगा। इस कैथोड पर जो एलिमेंट एकत्रित होता है, ये वाला, ये जो कैथोड पर कॉपर जो जमा हो रहा है, मींस जो भी एलिमेंट इस पर जमा हो रहा है, अमाउंट ऑफ प्योर एलिमेंट डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये पहला नियम हमने लिखा है। पहले ये फिगर बना लें आप, ये वोल्टामीटर, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड। हमने ये वोल्टामीटर कौन सा लिया है मेरे बच्चे, कॉपर वोल्टामीटर है। कॉपर सल्फेट इसके अंदर पानी में डिसॉल्व किया है। जैसे ही कॉपर सल्फेट को पानी में डालेंगे, कॉपर आयन पॉजिटिव आयन, सल्फेट आयन नेगेटिव आयन, ये क्या होंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर और सल्फेट आयनों में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। एंड करंट एंटर्स in voltmeter, then these ions moves in opposite direction. This phenomenon is called electrolysis. Clear है मेरे बच्चे? Pure element liberated at the cathode and pure element liberated at the cathode and anode dissolve continuously in a solution. So concentration of electrolyte in this solution डज नॉट अफेक्टेड। इस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट घोला है आपने कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, क्योंकि जितने कॉपर आयन इस कैथोड पर एकत्रित होंगे, उतने ही कॉपर आयन इस प्योर एनोड जो है आपका, प्योर काय का है, कॉपर का है, तो उतने ही आयन
इसमें क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो जितने आयन यहां पर एकत्रित हुए उतने ही आयन इस एनोड के किस में डिजॉल्व हो गए, सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। पहला नियम देखें आप इसका, फर्स्ट लॉ देखें, फैराडे का पहला नियम, ये फिगर तो बना लिया होगा। पहला नियम देखो, द मास ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट इस कैथोड पर जमा हुआ है उस एलिमेंट का मास इस इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्ट होने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द मास ऑफ एन एलिमेंट डिपोजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग द इलेक्ट्रोलाइट। ये बात मैंने यहां लिख दिया, देखो बच्चों फिगर ये बना लें आप, नियम मैंने यहां लिख दिया है, ये रहा फर्स्ट लॉ। मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लॉ बता रहा हूं बच्चों। यहां पर पहला नियम सुनिएगा पहले तो, इस कैथोड पर जो एलिमेंट जमा होता है उस एलिमेंट का मास इस इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्ट होने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है, मास ऑफ एन एलिमेंट डिपोजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट और केमिकल इक्विवेलेंट, क्या बेटा, केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसे। मास ऑफ एन एलिमेंट डिपोजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बेटा, केमिकल इक्विवेलेंट, और कहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। इस कैथोड पर जो एलिमेंट जमा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, लिबरेटेड हो रहा है, उस एलिमेंट का मास इस सॉल्यूशन में कंडक्ट होने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। फैराडे सेकंड लॉ कौन सा है, मास ऑफ एन एलिमेंट डिपोजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट या केमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है बच्चों इसको। तो पहला नियम सुनिएगा, मैंने फिगर आप बना लिया होगा आपने, ये वाला फिगर, तो ये फिगर बना लिया होगा। फर्स्ट लॉ भी मैंने यहां लिख दिया है, द मास ऑफ एन एलिमेंट डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ दैट एलिमेंट। मास ऑफ एन एलिमेंट is directly proportional to charge flowing the electrolyte. M is a directly proportional Q. Proportionality साइन हटा दो, कांस्टेंट लगा दो Z, M इक्वल टू ZQ, और Q की जगह पर लिख सकता हूं मैं IT, तो M इक्वल टू ZQ या फिर ZIT। मास की यूनिट होती है बच्चों किलोग्राम। और दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं M इक्वल टू Z तो ये रहा, Q की जगह पर हम लिख सकते हैं W/V, क्योंकि V बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, V बराबर होता है W/Q, तो Q बराबर W/V। तो इस Q की जगह पर मैं W/V भी लिख सकता हूं। फर्स्ट लॉ क्या है बेटे, इससे समझो, द मास ऑफ एन एलिमेंट लिबरेटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, इन द इलेक्ट्रोलाइट। M is a directly proportional to Q, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, Z लगा दो कांस्टेंट Z, इस Q की जगह पर हम लिख सकते हैं IT, तो M इक्वल टू ZQ लिखो या फिर M इक्वल टू ZIT किलोग्राम। इस Q की जगह पर लिख सकता हूं मैं W/V। यहां से इस चार्ज की Q की जगह पर हम लिख सकते हैं W/V। W एक्चुअल में है क्या, हीट लिबरेटेड, और इस Z को बोलते हैं मेरे बच्चे ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इस Z को ECE। वैल्यू ऑफ Z इज फिक्स फॉर वन एलिमेंट। केमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है मेरे बच्चे एक एलिमेंट के लिए फिक्स होती है। वैल्यू ऑफ Z इज फिक्स फॉर वन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे Ag है, Ag जानते हो ना, सिल्वर। Ag के लिए Z की वैल्यू 1.118 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम पर कूलम। कॉपर के लिए इसकी वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10⁻7 किलोग्राम पर कूलम।
ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होंगी बच्चों। ECE की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर ECE की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इस Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम बताएंगे अभी, ठीक है ना, अभी बताएंगे। पहले Z की डेफिनेशन देखो। इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, आपने पहला नियम क्या लिखा है? Mass of an element is directly, mass of an element deposited at the cathode is directly proportional to charge flowing through the electrolyte. So M is equal to ZQ और ZIT, एक ही बात है। If Q is equal to 1 coulomb, then Z is equal to M. So electrochemical equivalent, the electrochemical equivalent of an element is the mass deposited or liberated at the electrode when 1 coulomb charge flowing through the electrolyte. किसी मतलब इलेक्ट्रोलाइट में 1 कूलम चार्ज कंडक्ट कराने पर उसके कैथोड पर जितना मास एलिमेंट का डिपॉजिट हो जाए उस मास को उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। इफ Q इक्वल टू 1 कूलम देन Z इक्वल टू M। ये डेफिनेशन मैंने यहां से लिखी है बच्चों। Q की जगह पर 1 लिख दो तो Z बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो डेफिनेशन मैंने यहीं से लिखी है। Z इक्वल टू क्या होगा? M होगा। कब? जब इलेक्ट्रोलाइट में 1 कूलम चार्ज कंडक्ट कराएं, 1 कूलम चार्ज कंडक्ट कराने पर जितना मास एलिमेंट का कैथोड पर कलेक्ट हो जाए, जमा हो जाए, उस अमाउंट को उस एलिमेंट का हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखी है। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट इज द मास डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? इट्स यूनिट इज किलोग्राम पर कूलम। इसकी Z की यूनिट क्या होगी? यहां से इसकी यूनिट तो किलोग्राम, इसकी कूलम, तो Z की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम पर कूलम। क्लियर है? एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, किलोग्राम की तो डायमेंशन हो गई M और कूलम की 80 को नीचे से ऊपर ले जाओ M T-1 A-1। क्लियर है? फैराडे का सेकंड लॉ देखिएगा। द मास ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द कैथोड is directly proportional to its chemical equivalent or equivalent weight. Second law, mass of an element, mass of an element deposited at the cathode is directly proportional to chemical equivalent or equivalent weight, or the mass of an element deposited at the cathode is directly proportional to electrochemical equivalent of an element। या तो डिपॉजिटेड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट, या फिर लिखो फैराडे का सेकंड लॉ बोल रहा हूं, या फिर मास ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट। ये फैराडे का, ये भी फैराडे सेकंड लॉ है और ये भी फैराडे सेकंड लॉ है। सो M1 by M2 इज इक्वल टू W1 by W2 इज इक्वल टू Z1 by Z2। इस रिलेशन को बहुत अच्छे से देख लो बच्चों, आंखें खोलकर। ये रिलेशन आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये लर्न होना चाहिए। सेकंड लॉ फिर से समझ लो। मास ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट or equivalent weight of an element, or mass of an element deposited at the cathode is directly proportional to electrochemical equivalent of an element। so M is directly proportional to W लिखो, या फिर M is directly proportional Z लिखो। यहां पर W क्या है मेरे बच्चे? इक्विवेलेंट वेट, और Z क्या है यहां पर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, ए से डिनोट करते हैं, अपॉन वैलेंसी। वी यहां पर वैलेंसी है मेरे बच्चे।
तो इस रिलेशन को जरा ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। तो यहां से मैंने लिख दिया है m1/m2 इक्वल टू w1/w2 और यहां से लिख दिया है इक्वल टू z1/z2। w यहां पर इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं बच्चों इसको। क्या बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इसे केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं या फिर इसे इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो यहां से रिलेशन क्या आया? m1/m2 इक्वल टू w1/w2 इक्वल टू z1/z2। So the ratio of mass of an element deposited at the cathode is in the ratio of equivalent weight of an element or ratio of electrochemical equivalent of element. So the ratio of the electrochemical equivalent of the two elements is equal to the ratio of their equivalent weight. मतलब इक्विवेलेंट वेट का रेशियो वही होगा दो एलिमेंट का, दो एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो वही होगा जो उन दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का रेशियो है। दो एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो वही होगा जो उन दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का रेशियो है। ये बात अच्छे से समझ लो। मैंने यहां पर एक बात और लिख रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर m इज अ डायरेक्शनल w और m इज अ डायरेक्शनल z, ठीक है ना। सो m1/m2 इज इक्वल टू w1/w2 इज इक्वल टू z1/z2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और सो m1, ध्यान दो मेरी बात पर, एक सेकंड मैं इसको फिर से लिखता हूं मेरे बच्चे। ये वाली बात समझ में आ गई? इसका मतलब दो एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो वही होगा जो उन दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का रेशियो है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है? यहां पर बात क्लियर है? बोलो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चले हम तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, देखो यहां पर m1/m2 इज इक्वल टू, आपने लिखा है z1/z2 इज इक्वल टू w1/w2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। एक सेकंड मैं फिर से इसको चेंज कर रहा हूं बच्चों। आप थोड़ा सा, आपने ये बोला है कि दो अलग अलग वोल्टामीटर में अलग अलग एलिमेंट के मास का रेशियो वही है जो उन दोनों एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है, या फिर ये कहिए उन दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का रेशियो है। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट का रेशियो दो एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो से वही होगा जो उन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का रेशियो है, ठीक है ना। ये फैराडे का सेकंड लॉ है बच्चों। और एक बात मैं लिख रहा हूं यहां पर, जरा ध्यान दें, w/z इक्वल टू f इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू w/z इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ne। इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग के अंदर बंद कर लो बच्चों, बड़ा काम का फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का रेशियो इज इक्वल टू होता है फैराडे नंबर, और फैराडे नंबर बराबर होता है Ne, जहां पर n एवोगाड्रो नंबर है, F फैराडे नंबर बोलते हैं, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, W इक्विवेलेंट वेट है और Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चे? तो w/z इक्वल टू f इक्वल टू ne इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये बात हमने नोट कर ली होगी आपने, हमने यहां लिख दिया w/z इक्वल टू ये कांस्टेंट, f कहते हैं इसे और इसे बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैराडे कांस्टेंट? फैराडे नंबर किसके बराबर है? किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट और उसी एलिमेंट के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का जो रेशियो होगा वो फैराडे नंबर के बराबर होता है, और w/z इक्वल टू f इक्वल टू ne होता है। ये बात आप और तैयार कर लो, लर्न कर लो।
W बाई जेड इज इक्वल टू फैराडे नंबर F इज इक्वल टू NE। अभी अभी मैंने एक बात बोली थी बच्चों आपको, क्या? जैसे किसी क्वेश्चन में आपके लिए उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं दिया, मींस जेड की वैल्यू नहीं दी, और आपको एलिमेंट का नाम बता दिया उसने। जैसे एलिमेंट बोला, मैं मान लो आपसे एजी का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, और एजी की वैलेंसी 1 है और इक्विवेलेंट वेट उसका 108। तो एजी के लिए, जैसे फॉर एजी सिल्वर के लिए इक्विवेलेंट वेट में जानता हूं, सिल्वर के लिए इक्विवेलेंट वेट में जानता हूं डब्लू होता है 108, ठीक है ना। जेड की वैल्यू मुझे पता करनी है, हमें मालूम नहीं। और फैराडे नंबर बराबर होता है NE, एन को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एन को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 26 लिखे दे रहा हूं बच्चों, SI सिस्टम में। और इतने नंबर ऑफ मोल्स पर मोल सब्सटेंस, ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर जानते हैं ना। और ई यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम। दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल एटम सब्सटेंस, और दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस में जितने मॉलिक्यूल होंगे उसे एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है बच्चों। तो देखो, एन की वैल्यू मुझे मालूम, ई की वैल्यू पता, एन की वैल्यू मालूम है, ई की वैल्यू मालूम है, और इक्विवेलेंट वेट मुझे पता चल गया किसका? एजी का। तो एजी का मुझे जेड निकालना है, तो डब्ल्यू बाई जेड इक्वल टू NE वाले फॉर्मूले में तो जेड निकल आएगा आपका। तो जेड बराबर यहां से क्या होगा? W अपॉन NE। इस वैल्यू को सॉल्व कर लें। W की वैल्यू 108, N की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 26, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19। इसे सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू जो भी आएगी, उसकी जो भी वैल्यू जेड की आएगी वो वैल्यू आएगी किलोग्राम पर कूलम में, ठीक है ना। किलोग्राम पर कूलम में लिखेंगे हम, केजी पर कूलम। तो जो भी जेड की वैल्यू आए, और जेड की वैल्यू मैंने एजी के लिए पहले लिख दिया, देखो बच्चों ये रही जेड की वैल्यू एजी के लिए मैंने लिखी है 1.118 इंटू 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम पर कूलम। और देखो यही वैल्यू आएगी, मैं लिख के फिर से दिखाता हूं आपको। जेड की वैल्यू यही वैल्यू आएगी। कैसे? जेड बराबर किसके लिए? एजी के लिए, फॉर एजी डब्ल्यू बाई NE। डब्ल्यू कितना है एजी का? 108, नंबर एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 पावर 26, और इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। जरा गौर से देखना, ऊपर 108, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, नियर अबाउट 9.7 समझ लो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इंटू 10 की पावर कितना लिखा है? 26 और 10 पावर माइनस 19, तो 10 पावर 7 बचेगा ही ना यहाँ से। अरे मेरे बच्चे, यहाँ से 10 पावर 7 बचेगा, 10 पावर 7 को ऊपर ले जाओ, 10 पावर माइनस 7, ठीक है ना। 10.8 को 9.7 से डिवाइड करोगे, सही है, ठीक है ना। 108 को 9.7 से डिवाइड करोगे तो इसको लिख दो, देखो 10.8 और 9.7, और इस पावर को एक कम कर लो, क्योंकि डेसिमल मैंने यहाँ लगा दिया, तो 10 पावर माइनस 6। 10.8 को 9.7 से डिवाइड करोगे तो 1.118 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इतने केजी पर कूलम आएगा। ये वैल्यू मैंने लिखी है। मैंने इसीलिए बोला था आपको, क्या बेटा, वैल्यू ऑफ जेड फॉर वन एलिमेंट इज फिक्स। एक एलिमेंट के लिए जेड की वैल्यू फिक्स होती है। अगर किसी एलिमेंट के लिए, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों, अगर क्वेश्चन में किसी एलिमेंट के लिए इस जेड की वैल्यू नहीं दी और आपको एलिमेंट क्वेश्चन देगा तो एलिमेंट का नाम तो देना पड़ेगा उसे, और क्वेश्चन में एलिमेंट का नाम अगर पता चल गया आपको तो उस एलिमेंट के नाम से इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, और एवोगाड्रो नंबर हम जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते ही हैं।
फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें, तो उस एलिमेंट का जेड निकल आएगा बच्चों। ये बात सीख लो, इसको नोट कर लो आप लिखना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे यहां पर एजी का निकाला है मैंने, आप इसकी जगह पर कॉपर का निकाल सकते हो। कॉपर के लिए वैल्यू कितनी है देखो, चेक करा के दिखाता हूं आपको। 3.3 इंटू 10⁻⁷ है। तो देखिए कॉपर के लिए, देखिए फॉर कॉपर, कॉपर के लिए जेड बराबर क्या लिखेंगे, W/Ne। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होता है 31.75 अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻26, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। जरा गौर से देखिएगा, ऊपर 31.75 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई मैंने बताया था अभी 9.7 इंटू 10⁻7 या बचा 10⁻⁻7 ऊपर ले जाओ। 31 को 31.75 को 9.7 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चे, करके देख लो आप, 3.3 इंटू 10⁻7 ही निकलेगा। और ये वैल्यू आ गई किसमें, किलोग्राम पर कूलम। ये वैल्यू कॉपर के लिए, जेड की वैल्यू ये लिखी है मैंने, और मैंने बोला है एक एलिमेंट के लिए वैल्यू ऑफ जेड इज फिक्स फॉर वन एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट के लिए जेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस एलिमेंट का नाम अगर पता चल जाएगा तो इस फॉर्मूले से जेड बराबर W/Ne वाले रिलेशन से उसका एलिमेंट का नाम मालूम है, तो इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा, एवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, जेड की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर है ये बात? सेकंड लॉ समझ आ गया बच्चों? मैं बात कर रहा हूं W/Z = F, वेयर F इज कांस्टेंट कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। क्या होता है फैराडे कांस्टेंट मेरे बच्चे? फैराडे कांस्टेंट और फैराडे नंबर, फैराडे कांस्टेंट कहिए या फिर इसे फैराडे नंबर कहिए आप। क्या मेरे बच्चे? इसको फैराडे कांस्टेंट कहो या फैराडे नंबर कहो। फैराडे नंबर क्या है? द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डिपोजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराडे नंबर। मैं यहां पर एक छोटा सा बस सिंपल सा एक फिगर बना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने मान लिया ये कॉपर वोल्टामीटर है, कौन सा, और इसमें कॉपर सल्फेट मैंने डिजोल्व किया है पानी में, तो सल्फेट आयन अलग, कॉपर आयन अलग। इसमें एक तो एनोड है और एक कैथोड। जरा ध्यान से बड़े प्यार से सुनना मेरे बच्चे, बहुत सब अच्छे से समझ आएगा आपको। ये बैटरी, ठीक है, इसको की को मैंने पुट कर दिया, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कॉपर वोल्टामीटर में सल्फेट आयन किधर जाएंगे? सल्फेट आयन तो चलेंगे इधर एनोड की तरफ, इधर, और कॉपर आयन किधर जाएंगे मेरे बच्चे? कॉपर आयन चलेंगे इधर, तो इस पर कलेक्ट होंगे कॉपर आयन। तो यहां पर जो कॉपर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, नहीं, किस पर? कैथोड पर। तो अब फैराडे नंबर होता क्या है, सुनिएगा जरा ध्यान से। फैराडे नंबर क्या है, डेफिनेशन आपने क्या लिखी है, देखिए जरा ध्यान से देखो जरा यहां। इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट, इट इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डिपोजिट। यहां पर जरा गौर से देखो, इसे क्या लिखा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बेटा? किसी वोल्टामीटर में किसी कैथोड पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस कैथोड पर लिबरेटेड कराने के लिए इस वोल्टामीटर में जितना चार्ज का अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़े, उस चार्ज के अमाउंट को 1 फैराडे नंबर कहते हैं। जो एलिमेंट कैथोड पर इकट्ठा हो रहा है उस एलिमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए? अमाउंट ऑफ दिस एलिमेंट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? मतलब कैथोड पर जो एलिमेंट जमा हो रहा है वो एलिमेंट का अमाउंट उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होना चाहिए। मींस इसका सेंस क्या है भाई? कैथोड पर जो एलिमेंट कलेक्ट हो रहा है, ये एलिमेंट अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर
यहां पर एकत्रित कलेक्ट होने के लिए इस वोल्टामीटर में जितना चार्ज हमें कंडक्ट कराना पड़ेगा उस चार्ज के अमाउंट को हम फैराडे नंबर बोलते हैं बच्चों। यही लिखा है द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डिपोजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी वोल्टामीटर में कैथोड पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस लिबरेटेड कराने के लिए इस वोल्टामीटर में जितना चार्ज कंडक्ट कराना होगा उस चार्ज के अमाउंट को 1 फैराडे नंबर कहा जाता है। यही डेफिनेशन लिखी है, इसको बार बार कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डिपोजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराडे और 1 फैराडे नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट मेरे बच्चे 1 होता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेटेड कराने के लिए जो जितना अमाउंट चार्ज का डिपॉजिट, जितना अमाउंट चार्ज कंडक्ट कराना पड़ेगा उस चार्ज के अमाउंट को बोलते हैं 1 फैराडे नंबर। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है मेरे बच्चे 8। भाई 8 कैसे पता चला? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटम इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 और वैलेंसी होती है 2, तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा डिपॉजिट कराने के लिए, लिबरेट कराने के लिए जितना चार्ज कंडक्ट कराना पड़ेगा उसे कहते हैं 1 फैराडे। जैसे कॉपर होता अगर तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? कॉपर का इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होगा एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंस और कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 और वैलेंसी होती है कॉपर की 2। तो 63.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आएगा कितना? 31.7। तो 31.7 ग्राम कॉपर मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मतलब किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के बराबर सब्सटेंस लिबरेटेड कराने के लिए वोल्टामीटर में जितना चार्ज कंडक्ट कराना पड़े उसे बोलते हैं 1 फैराडे नंबर। जैसे एजी है, एजी का इक्विवेलेंट वेट होता है मेरे बच्चे 108 क्योंकि एजी के लिए इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी और एजी का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट एजी का होता है 108 और वैलेंसी होती है 1। तो एजी का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 108। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है उस एलिमेंट का जितना इक्विवेलेंट वेट है उतने ही ग्राम सब्सटेंस, जिस एलिमेंट का जितना इक्विवेलेंट वेट है उतने अमाउंट को क्या बोलेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस का मतलब उस एलिमेंट का जितना इक्विवेलेंट वेट है उतने ही ग्राम एलिमेंट को इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा डिपॉजिट कराने के लिए जितना चार्ज कंडक्ट कराना पड़े उसे फैराडे 1 फैराडे नंबर बोला जाता है। जैसे जिंक है, जिंक का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? क्योंकि जिंक का एटॉमिक वेट होता है 65 और जिंक की वैलेंसी होती है मेरे बच्चे 2। तो 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जिंक का इक्विवेलेंट वेट हो गया 32.5। तो 32.5 ग्राम जिंक को इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा लिबरेट कराने के लिए जितना चार्ज कंडक्ट कराना पड़े उसे बोलेंगे हम 1 फैराडे नंबर। फिर से समझ लो मेरी बात को बच्चों, फैराडे नंबर की डेफिनेशन समझिएगा। द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस,
दिस क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 फेराडे। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन ही क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन को 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कहेंगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ही ऑक्सीजन क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन हो गई। 31.75 ग्राम कॉपर, क्योंकि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होता है 31.75 ग्राम, 31.7। तो जिस एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का जितना इक्विवेलेंट वेट हो उतने ही ग्राम सब्सटेंस लिबरेट कराने के लिए जितना चार्ज कंडक्ट कराना पड़ेगा वोल्टामीटर में, उस चार्ज के अमाउंट को बोलते हैं 1 फेराडे। 108 ग्राम एजी, क्योंकि एजी का इक्विवेलेंट वेट 108 है। जिंक का इक्विवेलेंट वेट होता है 32.5, तो 32.5 ग्राम जिंक को लिबरेट कराने के लिए जो चार्ज कंडक्ट कराना पड़ेगा उसे बोला जाएगा 1 फेराडे नंबर। और 1 फेराडे नंबर बराबर होता है 96,500 कूलम पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन सीजीएस सिस्टम। और एसआई सिस्टम में लिखेंगे बच्चे, एसआई सिस्टम में लिखेंगे तो ग्राम को हम किलोग्राम लिखेंगे यहां। तो यहां किलोग्राम बनाया होगे, आप जहां पर किलोग्राम लिखोगे तो 10⁻³ करोगे नीचे, तो 10⁻³ को ले जाओगे ऊपर, तो 10⁻³ और 1 2 3 4 डेसिमल में नहीं लगा दिया, तो 4 पावर तो यहां से आएंगी, 10 की पावर 4 तो यहां से आएंगी, 1 2 3 4 डेसिमल में नहीं लगाया। और ये तो 7 लिखी है, लेकिन यहां पर ग्राम है बच्चों, यहां पर किलोग्राम है। किलोग्राम तो नीचे लिखा है ना, तो यहां पर नीचे 10⁻³ लिखोगी -3, 10⁻³ ऊपर ले जाओगे तो 10⁻+3 तो यहां से आएंगी, यहां से, और 4 पावर ये आएंगी, 4 और 3 कितनी होती है 7, 10⁻7। तो एसआई सिस्टम में फेराडे नंबर की वैल्यू होती है 9.65 × 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस इन एसआई सिस्टम। ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे, अगर आप इसको देख सकते हैं तो बड़ा विशेष ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखी है आपकी, क्या? टू लिबरेट 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, 22.4 लीटर ऑक्सीजन एसटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 1 मोल ऑक्सीजन हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन। और 32 ग्राम ऑक्सीजन मेरे ख्याल से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन से 4 गुनी ज्यादा है। क्यों 4 गुनी ज्यादा है? क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का मतलब हो गया 8 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8। और एसटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का मतलब हो गया 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को लिबरेट कराने के लिए कितना चार्ज कंडक्ट कराना पड़ेगा? 1 फेराडे। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन को लिबरेट कराने के लिए कितना चार्ज कंडक्ट कराना पड़ेगा? 4 फेराडे। देन वी नीड 4 फेराडे ऑफ चार्ज। क्लियर हो गई बात? मैं फेराडे नंबर का फॉर्मूला बता रहा हूं बेटे। चार्ज, एक आयन का चार्ज अगर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वैलेंसी, मास ऑफ वन आयन मींस इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। वी वैलेंसी है यहां पर, ए क्या है इस फॉर्मूले में? एटॉमिक वेट। तो जेड का डेफिनेशन क्या थी? जेड बराबर मास अपॉन चार्ज। मास तो ए से शो किया है मेरे बच्चे आपने, ए से, और चार्ज कितना है? एक आयन का चार्ज कितना है? ई इंटू बी, और टोटल चार्ज एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। एक आयन का चार्ज तो ई इंटू बी, और नंबर ऑफ आयन्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर एन इंटू ई इंटू वी। ए अपॉन वी की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? डब्ल्यू। तो जेड बराबर डब्ल्यू बाई एन ई, और एन ई किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? फेराडे नंबर। या फिर लिखो डब्ल्यू बाई जेड, डब्ल्यू अपॉन जेड, और एन ई को ले आओ इधर, तो डब्ल्यू अपॉन जेड इक्वल टू एन इक्वल टू एफ। इन दिस रिलेशन एफ इज फेराडे नंबर, एन इज एवोगाड्रो नंबर, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और डब्ल्यू क्या है? इक्विवेलेंट वेट है बच्चों। यहां पर मैंने लिख दिया है एन एवोगाड्रो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम एटम सब्सटेंस, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ग्राम मोल सब्सटेंस। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है
सीजीएस सिस्टम में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर ग्राम मोल, या फिर एसआई सिस्टम में लिखेंगे तो पर ग्राम मोल ना लिख करके किलोग्राम मोल बनाओ अच्छे से। ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 10⁻³ नीचे करोगे, और -3 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो 23 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 26। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है? सीजीएस सिस्टम में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर ग्राम मोल सब्सटेंस, और एसआई सिस्टम में एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स पर ग्राम मोल सब्सटेंस। क्लियर? तो फैराडे नंबर की वैल्यू निकाल लीजिए मेरे बच्चों। फैराडे नंबर की वैल्यू निकालो, F = NE। एन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिख दूं तो सीजीएस वैल्यू आ जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23, और इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आएगी 96,500 कूलम। ये फैराडे नंबर की वैल्यू है 96,500 कूलम पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस। ये बात लिखनी पड़ेगी आपको, 96,500 कूलम पर ग्राम, यहां पर इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस, ये बात लिखनी पड़ेगी आपको। इक्वल टू होता है 1 फैराडे। किसके बराबर? 1 फैराडे। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सी लाइन है। एक तो कॉपर वोल्टामीटर और एक सिल्वर वोल्टामीटर। कॉपर वोल्टामीटर एंड सिल्वर वोल्टामीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड करंट इज पास्ड। कॉपर वोल्टामीटर और एक सिल्वर वोल्टामीटर। एक तो जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, ये कॉपर वोल्टामीटर मान लो और इसको मान लो सिल्वर वोल्टामीटर, ठीक है। ये तो कॉपर वोल्टामीटर लिखा है उस पर, कॉपर वोल्टामीटर, ये वाला मान लो सिल्वर वोल्टामीटर, सिल्वर वोल्टामीटर मान जाइए आप। इसमें ये तो एनोड, ध्यान से सुनो, ये कैथोड, इसमें ये एनोड और ये कैथोड, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है एक बैटरी के द्वारा। ध्यान से सुन लो मेरे बच्चे, कॉपर वोल्टामीटर और ये सिल्वर वोल्टामीटर, दोनों इस वोल्टामीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है हमने। किसमें कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है हमने दोनों। किसमें मेरे बच्चे? सीरीज में, ठीक है। तो कॉपर वोल्टामीटर के अंदर क्या होगा? कॉपर आयन। सिल्वर वोल्टामीटर के अंदर सिल्वर आयन। तो ये तो कैथोड है, इसका ये कैथोड है, कैथोड, और इसका ये कैथोड है। ध्यान से सुनना, इस पर तो कलेक्ट होंगे कौन से आयन? एजी आयन। एजी आयन पर तो सिंगली चार्ज होता है, और इस पर कलेक्ट होंगे कौन से? कॉपर आयन। कॉपर आयन कैसा होता है? डबली चार्ज। और जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे मेरे बच्चे, तो सोच के बताओ जरा आप, इन दोनों में करंट तो सेम जाएगी ना। जितनी करंट इस वाले वोल्टामीटर में होगी उतनी करंट इस वाले वोल्टामीटर में होगी। सॉरी बच्चों, भाई कॉपर वोल्टामीटर में जितनी करंट इस वाले वोल्टामीटर में जाएगी उतनी ही करंट इस वोल्टामीटर में जाएगी, इस वाले वोल्टामीटर में। करंट दोनों में बराबर है। तो सोचिए आप, ये तो एजी सिंगली आयोनाइज्ड एजी आयन है और ये डबली आयोनाइज्ड कॉपर आयन। तो सोचो, तो कॉपर का एक आयन जब यहां पर पहुंचेगा तो इस पर तो यहां पर तो चार्ज कंडक्ट किया कितना? 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, डबली आयन है। और ये एजी के उतने समय में कितने आयन पहुंचेंगे? 2, क्योंकि एजी के 2 आयन जब इस पर पहुंचेंगे उतने समय में इस पर कॉपर का केवल एक आयन कलेक्ट होगा, क्योंकि कॉपर के एक आयन का जितना चार्ज है, कॉपर के एक आयन का जितना चार्ज है, एजी के 2 आयन के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों में बराबर कंडक्ट हो रहा है ना, सीरीज में कनेक्टेड है। इसीलिए एक पॉइंट लिखा है मेरे बच्चे, कॉपर वोल्टामीटर एंड सिल्वर वोल्टामीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड करंट इज पास्ड द नंबर ऑफ कॉपर आयन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉपर आयन एंड नंबर ऑफ एजी आयन इज 1:2। 1:2 क्यों? क्योंकि कॉपर का एक आयन, एजी के कितने आयन चलेंगे? 2 आयन, क्योंकि तभी चार्ज बराबर रह सकता है। मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ एजी का रेशियो क्या होगा?
रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर एंड Ag इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। कॉपर और Ag के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में बराबर होगा, क्योंकि ये फैराडे सेकंड लॉ है। अरे भाई M इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W, तो M1 बाई M2 इक्वल टू क्या होगा, W1 बाई W। W1 इक्विवेलेंट वेट है किसका, कॉपर का, और ये W2 इक्विवेलेंट वेट किसका है, Ag का। तो इक्विवेलेंट वेट का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे, मास का रेशियो वही होगा जो उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है, या फिर मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ Ag का रेशियो 1/2 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज टू एटॉमिक वेट ऑफ Ag। कैसे, ये बात कैसे लिखी बच्चों आपने, मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ Ag भाई इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होगा, क्या बेटा, अरे भाई बेटे कॉपर का और Ag के मास का रेशियो वही है जो इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो कॉपर का एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी कॉपर की 2, और Ag का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, एटॉमिक वेट Ag का अपॉन वैलेंसी Ag की कितनी होती है, 1। तो रेशियो कॉपर और Ag के मास का रेशियो वही होगा जो 1/2 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज टू एटॉमिक वेट ऑफ Ag। ये बात क्लियर है। मैं बात बच्चों इस वीडियो में हमने बात की है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना, सिंपल टॉपिक था ये और सिंपल ही है, और यही टॉपिक आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तब तक बच्चों इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखिए, सिंपल टॉपिक है, समझ आएगा, एक बार लिख जरूर लेना, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करना, क्या बेटा, फैराडे नंबर का रिलेशन, बस फैराडे लॉ है 2, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है।